गुड इवनिंग बच्चों, मैं मारुति पाठक। ये आज नीट 2024 का जो पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से 50 तक। चलो क्वेश्चन नंबर 31 में देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और इसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है x = 5 sin पाई t + पाई/3। तो बस पूछा है कि इस एसएचएम का एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए इसको एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन x = a sin ओमेगा t + 5 से कंपेयर कर सकते हैं। तो बताओ इसको कंपेयर करेंगे तो a का काम कौन करेगा 5 मतलब इसका एम्पलीट्यूड तो 5 मीटर होगा और t के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो बताओ ओमेगा का काम कौन करेगा पाई, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पाई रेडियन पर सेकेंड। अब टाइम पीरियड देखना है तो टाइम पीरियड तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ही भाई होता है ना, और टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई/ω, तो 2 पाई / ओमेगा पाई, तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड। तो इस एसएचएम का एम्पलीट्यूड 5 मीटर और टाइम पीरियड 2 सेकेंड, तो फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। चलो सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि इनमें से किस क्वांटिटी की डायमेंशन सॉलिड एंगल के बराबर होगी। तो यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा होगा कि चाहे प्लेन एंगल हो या सॉलिड एंगल हो, ये अनाथ होते हैं, मतलब डायमेंशन लेस होते हैं। तो सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस है, तो हमको देखना है कि इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटीज डायमेंशन लेस होंगी। तो स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, तो हमको होता है स्ट्रेन क्या होता है स्ट्रेचिंग ओपन इनिशियल लेंथ। तो स्ट्रेचिंग भी एक टाइप की लेंथ है, इसकी भी डायमेंशन L, इनिशियल लेंथ की भी डायमेंशन L, तो ये कैंसिल हो गए तो स्ट्रेन डायमेंशन लेस होगी। और हमको पता है कि एंगल भी डायमेंशन लेस होता है, एंगल मतलब प्लेन एंगल। तो हमको होता है कि प्लेन एंगल तो कितना होता है सिंपली आर्क बाय रेडियस, तो आर्क की भी डायमेंशन L, रेडियस की भी डायमेंशन L, तो ये कैंसिल, तो प्लेन एंगल भी डायमेंशन लेस ही होगा। तो बस स्ट्रेन और एंगल ये डायमेंशन लेस हैं, तो ये अपना करेक्ट आंसर है थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फेयर है। चलो इसका चार्ज की और रेडियस r मान लेते हैं। तो बस हमको देखना है कि सी पॉइंट मतलब इसके सेंटर पर पोटेंशियल और पी पॉइंट मतलब इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा और दोनों पोटेंशियल में डिफरेंस कितना होगा वो हमको देखना है। तो बस हमको पता है कि अगर कभी कोई यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फेयर हो तो उसके सेंटर पर भी पोटेंशियल k/r होता है और इसकी सरफेस पर भी पोटेंशियल k/R होता है। तो बस यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फेयर में सेंटर और सरफेस पर पोटेंशियल बराबर होता है, तो सेंटर और सरफेस के पोटेंशियल में डिफरेंस बिल्कुल 0 होगा, तो ये आंसर सेकेंड। चलो नेक्स्ट। तो इसमें हमको दे रखा है m मास का पेंडुलम है। चलो r लेंथ के धागे से जोड़ दिया है और इसको किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा है ना, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है तो समझ जाना कि mg का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। और अब क्या करेंगे, इसको ओमेगा की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, तो इस बार टेंशन कितना होगा वो देखना है ना। बस क्या करेंगे कि सिंपली घूमते हुए पेंडुलम के रिस्पेक्ट में देखते हो तो रोटेटिंग फ्रेम से देखते हैं, तो पता होगा कि रोटेटिंग फ्रेम से देखें तो इस पेंडुलम पर बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा m⍵²r, और इसके कारण जो पेंडुलम है वो रस्सी को m⍵²r जितने फोर्स से खींचेगा। तो बस इस रस्सी या धागे में खींचा हुआ टेंशन भी कितना क्रिएट होगा m⍵²r, या श्रद्धा हो तो फोर्स बैलेंस भी कर सकते हो कि एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अंदर की ओर टेंशन T, इनको बैलेंस करोगे तब भी T = m⍵²r, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि घुमाएंगे तो बाहर की ओर m⍵²r जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा, तो उसके कारण पेंडुलम रस्सी को उतने ही फोर्स से खींचेगा, तो इस रस्सी में खींचा हुआ टेंशन इतना क्रिएट होगा। तो बस अब सेकेंड केस में देखना।
तो सेकेंड केस में पेंडुलम का मास भी कांस्टेंट रख रहे हैं। उसके बाद धागे की लेंथ मतलब इसकी रोटेशन की रेडियस भी कांस्टेंट रख रहे हैं। ये दोनों कांस्टेंट रख रहे हैं, तो इस बार टेंशन किस पे डिपेंड करेगा, ओमेगा स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। बस पहले के कंपैरिजन में सेकेंड केस में इसकी एंगुलर वेलोसिटी डबल कर रहे हैं, तो टेंशन होगी वो डबल का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी। तो पहले केस में टेंशन टी थी, तो 4 इंटू टी हो जाएगी, करेक्ट आंसर है। बाकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस सोचना बेस्ट है, लेकिन कोई चाहे तो इसको 16वीं सदी के तरीके से मतलब बेसिक न्यूटन्स लॉ से भी कर सकता है। वही चीज़ कि पेंडुलम घूम रहा है ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन होना ही चाहिए, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर। और सेंटर की ओर एक्सेलरेशन है, तो इसको पैदा करने वाला कोई ना कोई रियल फोर्स भी होगा जो हमेशा सेंटर की ओर लगे, और इस बार वो पैदा करने वाला फोर्स कौन सा होगा, टेंशन। तो बस न्यूटन्स लॉ लगा देंगे कि सेंटर की ओर नेट पैदा करने वाला फोर्स इक्वल टू मास इनटू उसके कारण पैदा होने वाला एक्सेलरेशन। तो सेंटर की ओर नेट पैदा करने वाला फोर्स टी इक्वल टू मास एम इनटू उसके कारण पैदा होने वाला एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। तो इससे भी टी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो श्रद्धा हो तो न्यूटन्स लॉ से भी कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सोचना बहुत ही आसान होता है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 देखना। तो देखो, इसमें हमको दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्म वायर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस 100 ओम है, और अब हमने क्या किया है कि इस वायर को ऐसे 10 बराबर पार्ट में काटा है। तो 100 ओम का रेजिस्टर है, 10 बराबर पार्ट में काटा है, तो हर एक पार्ट या हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना होगा, 100/10 मतलब 10 ओम। तो हर एक टुकड़े या हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस 100/10 मतलब 10 ओम होगा। अब हमने क्या किया है कि ये जो अपने 10 टुकड़े हैं ना उनको अलग टाइप से जमाया है। तो 10 टुकड़ों में से जो 5 टुकड़े हैं उन सबको तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जमाया है, ठीक है। मतलब 10-10 ओम के जो 5 टुकड़े हैं उनको तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जमाया है, और 10-10 ओम के जो बाकी 5 टुकड़े हैं उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जमाया है, और ये फिर आपस में 1 बाय 1 ऐसे लगा दिया है। बस अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो देखना है, ठीक है। तो बस इजीली कर सकते हैं कि 10-10 ओम के ये 5 रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 50 ओम, और 10-10 के ये 5 रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनका रिजल्टेंट 10/5 हो जाएगा। पढ़ा होगा कि 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर पैरेलल में हो तो रिजल्टेंट R/2, ऐसे 5 आइडेंटिकल रेजिस्टर पैरेलल में तो रिजल्टेंट R/5। तो 10-10 ओम के 5 रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो रिजल्टेंट 10/5 मतलब 2 ओम। इन सब का रिजल्टेंट 50, इन सब का रिजल्टेंट 2, और ये फिर आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सबका रिजल्टेंट 50 + 2 मतलब 52 ओम। इस टाइप से करेंगे। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 तो इसमें हमको दे रखा है कोई आइडियल गैस है, और पहले केस में तो आइडियल गैस में कोई भी ऑर्बिटरी प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमको होता है कि ऑर्बिटरी प्रोसेस में तो टी और वी के बीच ग्राफ रैंडमली किसी भी टाइप का हो सकता है, उससे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंड केस में हमको दे रखा है कि चार्ल्स लॉ रिप्रेजेंटेशन है, और हमको पता है कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि सेकेंड केस में गैस में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कर रहे हैं, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के केस में जो टी और वी के बीच ग्राफ है और डॉटेड लाइन से बता रखा है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। तो बस हमको देखना है P1, P2 और P3 में से किस केस में प्रेशर ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, वो देखना है, ठीक है। तो बस बताओ, सेकेंड केस में जो डॉटेड लाइन है उसमें हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कर रहे हैं, और हमको पता है कि प्रेशर कांस्टेंट रखें तब टी और वी प्रोपोर्शनल होते हैं, इससे टी और वी के बीच ग्राफ ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन इस टाइप से होगी। बस किसका स्लोप ज़्यादा और किसका कम होगा वो देखना है ना। तो हमको होता है कि आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस में तो क्या रिलेशन होता है, PV = nRT। तो चलो nR को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो T = कितना आ गया, P/NR × V। तो बस बताओ, nR कांस्टेंट है और प्रेशर भी है ना, चार्ज लॉ रिप्रेजेंटेशन हो तो प्रेशर भी कांस्टेंट रखा है ना,
तो एनआर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो इस बार टी प्रोपोर्शनल टू वी होगा। टी प्रोपोर्शनल टू वी मतलब टी और वी के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो होगा, लेकिन इसमें स्लोप का काम कौन करेगा वो देखना है। तो इसको स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करेंगे तो m या स्लोप का काम p ओपन एन आर। तो कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में t और v के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और उसमें स्लोप का काम कौन करेगा, p ओपन एन आर। बस साफ साफ दिख रहा है कि जो फर्स्ट केस है उसमें t और v के बीच ग्राफ, t और v के बीच जो लाइन है वो ज़्यादा एंगल बना रही है। तो फर्स्ट केस में टीवी ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है तो ऑब्वियसली प्रेशर भी ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड केस में स्लोप कम है, तो स्लोप कम है तो प्रेशर भी कम होना चाहिए। और थर्ड केस में दिख रहा है कि ग्राफ सबसे कम एंगल बना रहा है, तो थर्ड केस में स्लोप सबसे कम है तो प्रेशर भी सबसे कम होना चाहिए। तो बस क्लियर बोल सकते हैं कि P1 ज़्यादा होगा, P2 कम होगा और P3 सबसे कम होगा। तो ये सेकेंड आंसर करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 में देखना। इसमें हमको दे रखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, और उस रेजिस्टेंस के साथ चार्जिंग कर रहे हैं, मतलब वही आरसी चार्जिंग सर्किट है। और आरसी चार्जिंग सर्किट में वायर से बहने वाली करंट आई है, तो बताओ वायर से बहने वाली करंट को हम कंडक्शन करंट बोलते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि किसी जनरल टी टाइम पर वायर से बहने वाली करंट मतलब कंडक्शन करंट आई है, तो इस इंस्टेंट पर प्लेट के बीच जो खाली स्पेस होगा उसमें बहने वाली डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी होगी वो देखना है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तुमने पढ़ा होगा कि कंडक्टिंग वायर से जितनी कंडक्शन करंट बहती है, प्लेट के बीच के खाली स्पेस से डिस्प्लेसमेंट करंट भी उतनी होगी। बस कंडक्टिंग वायर से बहने वाली कंडक्शन करंट आई है, तो उस इंस्टेंट पर प्लेट के बीच के खाली स्पेस से बहने वाली डिस्प्लेसमेंट करंट भी आई होगी, उसकी वैल्यू भी आई के बराबर होगी और डायरेक्शन भी आई के बराबर होगी। तो फोर्थ आंसर सही है कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू भी कंडक्शन करंट के बराबर होगी और डायरेक्शन भी कंडक्शन करंट के बराबर ही होगी। चलो बच्चों 38 क्वेश्चन देखना। इसमें हमको पूछा है कि कोई लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो फ्री स्पेस में तो वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, तो वैक्यूम में ट्रैवल करने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कौन कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट है वो देखना है हमको, ठीक है। तो पहले पार्ट में दे रखा है कि वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड 1/√μ0 होती है, तो सही है, पता है। फिर सेकेंड में दे रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूनिफॉर्मली मूविंग किसी चार्ज से इमिटेड होती हैं, तो ये गलत है। लेकिन तुमने पढ़ा होगा कि अगर कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज है, ठीक है, कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज है उसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं। बाकी अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तब तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो एक्सेलरेटिंग चार्ज से प्रोड्यूस होती है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे चार्ज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, इनकरेक्ट है। थर्ड में कि ट्रांसफर तो सही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर मतलब ट्रांसफर डायरेक्शन में ऑस्किलेट करते हैं, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव होती है, तो ये तो सही है। और फोर्थ ऑप्शन में कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी सेम होती है, तो ये भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहे वैक्यूम में ट्रैवल कर रही हो या वाटर जैसे किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही हो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बिल्कुल बराबर होती है, मतलब लाइट की जो भी एनर्जी होती है वो आधी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में और आधी मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो फोर्थ आंसर भी करेक्ट है। तो बस कौन सा इनकरेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है और हमको इनकरेक्ट कोई सिलेक्ट करना है, तो आंसर इसमें सेकंड टिक करना होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 39। तो इसमें हमको सर्किट दे रखे हैं, पूछा है कि किस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस रह सकता है, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ सकता है, वो देखना है।
तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो सकता है। पहले थर्ड से ही चेक करते हैं। तो मैंने बताया था, पता होगा कि कभी डायोड का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले चेक करते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा या रिवर्स में। तो उसको चेक करने का तरीका पता होगा कि बताओ बैटरी इस सिरे से चार्जेस को धक्का देती है तो चार्जेस या करंट ऐसे बहने का प्रयास करेगी ना। तो बताओ इस केस में जो करंट है वो एरो की डायरेक्शन में बहने का ट्राई करिए, मतलब इसमें डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, और फॉरवर्ड बायस में होगा मतलब इस केस में जो डायोड है वो करंट को फ्लो होने देगा या करंट को पास करेगा। तो सबसे पहले तो चेक कर लिया कि थर्ड ऑप्शन में डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, मतलब करंट को ब्लॉक तो नहीं करेगा बल्कि पास कर देगा। इतना पता चल गया। तो बस व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस रह सकता है नहीं वो चेक करना है। तो पता होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होने के लिए इसका रेशो इसके रेशो के बराबर होना चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस भी 10 और ये भी 10 है तो इन दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होने के लिए इधर और इधर का भी रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो होता ये रेजिस्टेंस 15 ओम है तो इनका भी टोटल रेजिस्टेंस 15 ओम होना चाहिए, है ना। 15 में से ये 5 ओम रेजिस्टर तो पहले से ही है। तो बताओ ये जो डायोड है उसका रेजिस्टेंस 10 ओम होना चाहिए, और होता है डायोड फॉरवर्ड बायस में, तो फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस 10 ओम हो सकता है। हमको पता है कि डायोड अगर बिल्कुल आइडियल डायोड हो तब तो फॉरवर्ड बायस में बैरियर पोटेंशियल भी 0 और फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस भी 0, लेकिन नॉन आइडियल डायोड हो तो फिर फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस हो सकता है। तो बताओ ये डायोड फॉरवर्ड बायस में, और अगर इसके फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस अगर 10 ओम हो गया तो बताओ इस वाले पार्ट का टोटल रेजिस्टेंस 10 + 5 15, ये भी 15 और ये भी 15, तो फिर ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर हो जाएंगे और ये रेजिस्टेंस भी बराबर हो गए। P/Q = R/S आ गया, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो सकता है। तो थर्ड केस में व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो सकता है, लेकिन बैलेंस्ड होने के लिए एक तो इसके ये जो डायोड है उसका बैरियर पोटेंशियल 0 होना चाहिए और फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस 10 ओम होना चाहिए, तो तब इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो पाएगा। लेकिन इस पे हो सकता है, लेकिन बाकी किसी केसेस में व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो ही नहीं सकता। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं। तो चलो फर्स्ट ऑप्शन में तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि बैटरी इस सिरे से चार्जेस को धक्का देती है। तो बताओ इसमें भी डायोड में करंट एरो की डायरेक्शन में बहने का ट्राई कर रही है, मतलब इस केस में डायोड फॉरवर्ड बायस में तो होगा, और होता फॉरवर्ड बायस में इसका कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है। तो मान लेते हैं कि फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस R है, लेकिन इसमें तो ये डायोड और 5 ओम वाला रेजिस्टर सीरीज में था, लेकिन इसमें डायोड और 5 ओम वाला रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और हमको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इससे भी कम होता है और इससे भी कम होता है, ठीक है ना। तो होता है पैरेलल में, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इससे भी कम होगा और इससे भी कम होगा, तो पक्का है कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा 5 से तो निश्चित कम होगा। तो बताओ है ना, बताओ इसका और इसका रेजिस्टेंस बराबर है, तो तब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होने के लिए ये और ये रेजिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए। जबकि होता है इस बार ये वाला रेजिस्टेंस तो 15 ओम है और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 से कम होगा, तो 15 तो हो ही नहीं सकता। तो होता है इस बार P/Q = R/S सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएगा, मतलब इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो ही नहीं सकता है, और इनमें तो हो ही नहीं पाएगा। जैसे सेकेंड ऑप्शन में देखना, देखो सेकेंड ऑप्शन थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है। सेकेंड ऑप्शन में एक्चुअली बैटरी की पोलैरिटी ऐसी दे रखी थी, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हमसे मिस प्रिंटिंग हो गया है, एग्जाम में तो सही था। तो सेकेंड ऑप्शन में बैटरी की पोलैरिटी ऐसी दे रखी थी, तो बताओ बैटरी इस सिरे से चार्जेस को धक्का देती है, तो होता इस बार तो डायोड में करंट एरो के अपोजिट बहने का दुस्साहस कर रही है, तो होता इसमें तो डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा। और पता है कि रिवर्स बायस में तो डायोड करंट को बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, और ब्लॉक कर देगा मतलब रिवर्स बायस में जो डायोड है वो इनफाइनाइट रेजिस्टर के टाइप से काम करेगा। तो बताओ इसका और इसका रेजिस्टेंस बराबर है, तो
बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होने के लिए इसका और इसका रेजिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए, जो यहाँ हो ही नहीं पाएगा। इसका 15 है और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो यहाँ भी P बाई क्यू इक्वल R बाय सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएगा, तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं हो पाएगा और इसमें भी नहीं हो पाएगा। इसमें भी अगर चेक करोगे तो इसमें चेक करोगे तो डायोड रिवर्स बायस में आएगा। बताओ बैटरी इस सिरे से चार्जेस को धक्का देती है, तो बताओ डायोड में करंट ऐसे एरो के अपोजिट बहने का दुस्साहस कर रही है, तो डायोड रिवर्स बायस में होगा, करंट को ब्लॉक कर देगा तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के टाइप से काम करेगा। तो बताओ इसका और इसका रेशियो तो 1:1 है, लेकिन इसका और इसका रेशियो तो 15 इनफाइनाइट है। यहाँ भी P बाई क्यू इक्वल R बाय सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता है, तो इसमें भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो ही नहीं सकता। पक्का है कि केवल थर्ड ऑप्शन में व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो सकता है, और वो भी तभी होगा जब डायोड के फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस 10 ओम हो और बैरियर पोटेंशियल 0, तभी होगा। तो इसमें केवल थर्ड ऑप्शन ही पॉसिबल है, तो थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। चलो बच्चों 40 क्वेश्चन देखना। तो देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये V वोल्टेज की बैटरी से हमेशा कनेक्टेड रखा हुआ है। तो बस हमको पता है कि इस बार कैपेसिटर आइसोलेटेड नहीं बल्कि बैटरी से कनेक्टेड है, तो तब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V, तो इस कैपेसिटर के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा, और चूंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है तो इस बार कैपेसिटर के भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। तो चूंकि बैटरी से कनेक्टेड है इसलिए इस बार कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें जहाँ तक हो सके फॉर्मूले हम पोटेंशियल डिफरेंस V की फॉर्म में लगाएंगे। अब कैपेसिटर को डिस्टर्ब करना है, तो डिस्टर्ब करने के लिए हम क्या करें कि कैपेसिटर की प्लेट्स को पास ला रहे हैं, प्लेट्स को ऐसे पास ला रहे हैं, मतलब प्लेट के बीच डिस्टेंस हम घटा रहे हैं। बस बाकी पैरामीटर कैसे चेंज करेंगे वो देखना है। तो चलो सबसे पहले तो कैपेसिटेंस, तो हमको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई D है ना। प्लेट के बीच डिस्टेंस घटा रहे हैं, डिस्टेंस घटाएंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनली कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, मतलब C तो स्टेटमेंट सही है। चार्ज देखना है, तो हमको पता है कि कैपेसिटर पर स्टोर्ड चार्ज Q इक्वल टू CV होता है। बैटरी से कनेक्टेड है, इससे पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट, लेकिन डिस्टेंस घटाने पर कैपेसिटेंस C बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनली चार्ज भी बढ़ेगा, तो कैपेसिटर पर स्टोर्ड चार्ज बढ़ेगा, ए ऑप्शन सही है। फिर स्टोर्ड एनर्जी, तो हमको पता है कि बैटरी से कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस V कांस्टेंट है, तो इसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी V की फॉर्म में यूज़ करेंगे, मतलब हाफ CV स्क्वायर इसका यूज़ करेंगे। बस हाफ तो बेचारा कांस्टेंट होता ही है, बैटरी से कनेक्टेड है तो V भी कांस्टेंट रहेगा, तो इस बार जो पोटेंशियल एनर्जी है वो C के प्रोपोर्शनल होगी, तो प्लेट के बीच डिस्टेंस बढ़ाने कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनली स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, जबकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, डिक्रीज करेगी, ऐसा बोल रखा है। तो बी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन देखना, तो डी ऑप्शन में पूछा है कि कैपेसिटर के चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस V का रेशो, तो हमको पता है कि बताओ Q इक्वल टू CV होता है, तो Q बाई V इक्वल टू C हो गया, तो Q बाई V का रेशो C के बराबर होता है। तो बस पता है कि प्लेट के बीच डिस्टेंस घटाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली Q बाई V का रेशो भी बढ़ेगा, जबकि यहाँ लिख रखा है कि Q बाई V का रेशो सेम रहेगा, तो ये गलत हो गया। ई ऑप्शन में देखना, ई ऑप्शन में Q इंटू V का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट पूछा है, तो बस हमको पता है कि बैटरी से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस V तो कांस्टेंट है, लेकिन इस बार कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो चार्ज Q भी बढ़ेगा, और बताओ Q बढ़ेगा तो Q इंटू V का मल्टीप्लाई भी बढ़ेगा, तो Q और V का प्रोडक्ट बढ़ेगा, ऐसे दे रखा है, तो सही है A, C और E, ये ऑप्शन सही है, मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में देखना, इसमें हमको फोर्स का कोई फॉर्मूला दे रखा है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, जहाँ अल्फा और बीटा कोई भी क्वांटिटीज़ हैं, तो बस हमको देखना है कि इनमें से कौन सा चीज़ डायमेंशन लेस होगा। ठीक, तो ये हमने पढ़ा था, है ना, तुमको पता भी होगा कि फोर्स के साथ किसी फोर्स को ऐड कर सकते हैं और वेलोसिटी के साथ किसी वेलोसिटी को ऐड कर सकते हैं, तो कभी कोई दो टर्म जुड़ रही हो तो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, मतलब दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए।
तो अल्फा टी स्क्वायर और बीटा टी दोनों जुड़ रहे हैं, मतलब पक्का है कि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने चाहिए, मतलब दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, मतलब ये अल्फा टी स्क्वायर और बीटा टी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। टी से टी कैंसिल हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा टी की डायमेंशन और बीटा की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। बीटा को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो अल्फा टी ओपन बीटा, ये जो होगा वो डायमेंशन लेस होगा। तो कौन सा डायमेंशन लेस होगा? अल्फा टी ओपन बीटा, ये डायमेंशन लेस होगा। फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कि मेटल की कोई सॉलिड रॉड है, उसका यंग मॉडुलस दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है, उसकी लेंथ दे रखी है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमको दे रखा है, और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से 100 डिग्री तक बढ़ा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड जितना बढ़ा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद भी इसको एक्सपेंड होने नहीं दे रहे हैं, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद भी एक्सपेंड होने नहीं दे रहे, मतलब इनकी भावना ये है कि अपनी जो भी मेटेलिक रॉड है उसको हमने दोनों दीवारों की रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद भी एक्सपेंड नहीं होने दे रहे हैं, इसका मतलब है कि जो भी रॉड है उसको दो दीवारों के बीच हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, और रॉड बेंड भी नहीं हो रही, मतलब मानना है कि मोटी रॉड है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी ज़्यादा है। तो बस इनके कहने का प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि कोई मेटेलिक रॉड है उसको दोनों दीवारों के बीच बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। हाँ, और चलो अब इसका टेम्परेचर हम 100 डिग्री बढ़ा रहे हैं, तो पता होगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बेचारी रॉड एक्सपेंड होने का ट्राई करेगी, लेकिन ये जो दो फिक्स दीवारें हैं वो रॉड को एक्सपेंड नहीं होने देंगी, तो अपनी फ्री स्टेट के कंपैरिजन में रॉड दब जाएगी, और तब फ्री स्टेट के कंपैरिजन रॉड दब जाएगी, मतलब रॉड में कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा, जिसको तुम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हो। और क्लास में बताया होगा कि ऐसे केसेस में जो फोर्स जनरेट होता है उसको थर्मल स्ट्रेस या थर्मल फोर्स बोलते हैं। और बताओ थर्मल फोर्स कितना होता है? सिंपली वाई अल्फा डेल्टा टी, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की फॉर्म में बताया जाता है। तो जिसने भी थर्मल एक्सपेंशन का पार्ट ढंग से पढ़ा होगा उसको डायरेक्ट पता होगा कि ऐसे केस में जो कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होता है उसको थर्मल फोर्स, और वो वाई ए अल्फा डेल्टा टी होता है। बस वैल्यू रख दो। वाई यंग मॉडुलस तो 0.5 इंटू 10⁻11, ए क्रॉस सेक्शन एरिया तो क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻³ अल्फा, अल्फा हमको 10⁻⁵ दे रखा है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 100, तो एफ कितना आ जाएगा? 0.5 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 50, और 10⁻11 इंटू 10⁻⁸ करोगे तो 10⁻³ न्यूटन। बस इस रॉड में कंप्रेसिव फोर्स 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन इतना क्रिएट होगा। तो किसी ने थर्मल एक्सपेंशन ढंग से पढ़ रखा हो तो उसको डायरेक्ट पता होगा कि थर्मल फोर्स वाई ए अल्फा डेल्टा टी इतना प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर किसी ने थर्मल एक्सपेंशन नहीं पढ़ा हो तो इसको बेसिक से निकाल भी सकते हैं, है ना। वही तरीका की मान लेते हैं कि रॉड की लेंथ L0 है, दोनों दीवारों की रिस्ट्रिक्टेड है, टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा रहे हैं, पता होगा कि टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाएं तो रॉड एक्सपेंड होने का ट्राई करेगी, और अपनी लेंथ कितना करने का ट्राई करेगी? L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या कितना हो जाएगा? L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रॉड एक्सपेंड होने का ट्राई करेगी, और अपनी लेंथ L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा टी इतना करने का ट्राई करेगी, लेकिन ये जो फिक्स दीवार है उसको एक्सपेंड नहीं होने देंगी। ये दीवारें कुछ भी करके इसकी लेंथ L0 जितना मेंटेन करके रखेगी, तो फ्री स्टेट के कंपैरिजन रॉड बेचारी दब जाएगी। और कितना दब जाएगी? L0 अल्फा डेल्टा टी इतनी दब जाएगी। बस रॉड में कंप्रेशन इतना होगा, तो रॉड में स्ट्रेन कितनी जनरेट होगी? कंप्रेशन ओपन इनिशियल लेंथ, तो कंप्रेशन तो L0 अल्फा डेल्टा टी ओपन इनिशियल लेंथ L0, तो इसमें स्ट्रेन कितनी जनरेट होगी? अल्फा डेल्टा टी इतनी स्ट्रेन इतना होगा, तो उसके कारण स्ट्रेस कितना होगा? स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन,
तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होगा y इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी। और तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम क्या बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ए को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसमें कंप्रेसिव फोर्स कितना जनरेट होगा, वाई ए अल्फा डेल्टा टी। ये मूर्खों टाइप से निकाल तो लिया, लेकिन क्लास में इसको याद रखने को बोलते हैं, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, ये इसको करने का बेस्ट तरीका है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कोई टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस की फोकल डिस्टेंस दे रखी है और मैग्निफिकेशन पावर पूछी है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है वो हमको नहीं दे रखा है। तो पता होगा कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट ही मानेंगे कि टेलीस्कोप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में है ना। और पता होगा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में हो, तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में इसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी होती है, FO बाय FE। तो बस FO तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल डिस्टेंस 140 और FE आई पीस की फोकल डिस्टेंस 5, तो 28 आ गया। तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में इसकी मैग्निफिकेशन पावर 28 होगी, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई बार मैग्नेट है। चलो इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ +m और -m मान लेते हैं। शुरू में इसकी लेंथ L है और शुरू में बार मैग्नेट बिल्कुल सीधा है। तो हमको पता है कि बार मैग्नेट बिल्कुल सीधा हो तब तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। तो अभी तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m इंटू L होगा और अभी इसका मैग्नेटिक मोमेंट m दे रखा है। अब देखो, अब हमने क्या किया है कि इस बार मैग्नेट को बिल्कुल बीच में से मोड़ दिया है ना, बार मैग्नेट को बिल्कुल बीच में मोड़ दिया है, ऐसे मोड़ा है ताकि दोनों पार्ट आपस में 60 डिग्री एंगल बनाए। तो बाहुबली ऐसा कोई ताकतवर इंसान है, इसने बार मैग्नेट को बिल्कुल बीच में 60 डिग्री इतना मोड़ दिया है। तो अब ये जो मैग्नेट होगा उसका अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो देखना है, ठीक है ना। तो ये तुमको क्लास में ना, एक क्लास में बताया होगा कि कभी बार मैग्नेट को ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मोड़ दें, पढ़ा होगा ना कि कभी बार मैग्नेट को ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मोड़ दें तो अब उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, पोल स्ट्रेंथ m इंटू L इक्वलेंट, सही है ना। तो बार मैग्नेट को टेढ़ा मेढ़ा मोड़ दें तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इंटू L इक्वलेंट होगा, जहाँ L इक्वलेंट क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच सीधी डिस्टेंस। बस बताओ मैग्नेट को कितना ही मोड़े, पोल स्ट्रेंथ तो उतनी की उतनी रहेगी, स्मॉल m की स्मॉल m ही रहेगी, और L इक्वलेंट क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच सीधी डिस्टेंस। तो ये ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं ना। बताओ इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180, उसमें 60 चला गया तो बचा 120। तो बताओ ये और ये साइड सेम है तो सामने वाले एंगल भी सेम होंगे, तो 120 में से ये 60 हो जाएगा और ये 60, तो लकीली तीनों एंगल 60 हो गए, मतलब इक्वलेटर ट्राइंगल है। तो बस इक्वलेटर ट्राइंगल बन गया। तो बताओ ये L/2 है, ये L/2 है, तो ऑब्वियसली ये भी L/2 हो जाएगी, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की सीधी डिस्टेंस L/2, तो L इक्वलेंट भी कितना हो गया, L/2। तो सेकेंड केस में इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, पोल स्ट्रेंथ तो m इंटू L इक्वलेंट की जगह L/2 तो mL/2। बस बताओ पहले केस में मैग्नेटिक मोमेंट ml था, अब मैग्नेटिक मोमेंट mL/2 हो गया, तो पहले के कंपैरिजन में सेकेंड केस में मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो गया है, पहले m था तो अब m/2 हो गया है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो बच्चों 45 क्वेश्चन देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कोई अल्टरनेटिंग सोर्स है उसका वोल्टेज 210 वोल्ट दे रखा है, मतलब वोल्टेज की RMS वैल्यू 210 है। तो इससे हम वोल्टेज का एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं ना। तो हमको होता है कि वोल्टेज की RMS वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V0/√2 इक्वल 210 है, √2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो V0 कितना आ जाएगा, 210 इंटू √2 1.414, ये मल्टीप्लाई कर देना तो ये अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास आएगा, थोड़ा सा कम आएगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली 300 वोल्ट के आसपास आएगा। तो कहने का मतलब है कि इस अल्टरनेटिंग सोर्स का वोल्टेज का एम्पलीट्यूड तो 300 वोल्ट,
उसके बाद 50 हर्ट्ज दे रखा है, हर्ट्ज है मतलब फ्रीक्वेंसी एफ है, तो उस फ्रीक्वेंसी एफ है तो इस सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 2 पाई एफ, तो 2 पाई इंटू एफ 50, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो इस अल्टरनेटिंग सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी हो गई। अब देखो अब अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ हमने ओनली कैपेसिटर लगाया है, तो पता होगा अल्टरनेटिंग सोर्स है, तो इस बार अल्टरनेटिंग करंट के कंसेप्ट यूज़ करेंगे, तो ओनली कैपेसिटर है और हमको पता है कि कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना होता है 1/c ओमेगा, ठीक, तो इसका रिएक्टेंस कितना हो जाएगा 1/c, सी इसका कैपेसिटेंस कितना दे रखा है 10 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 इंटू ओमेगा कितना है 100 पाई, ये सॉल्व कर लेना, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻³ मतलब 10⁻³ मतलब 1000/पाई ओम, तो इसका रिएक्टेंस या प्रतिघात इतना आ जाएगा। अब बताओ ओनली कैपेसिटर ही है और रेजिस्टर और कोई नमूना नहीं है, तो इस बार इसका रिएक्टेंस इतना है तो इम्पीडेंस भी उतना ही होगा, है ना, और कोई नमूना है ही नहीं, केवल कैपेसिटर ही है, तो रास्ते का रिएक्टेंस इतना होगा तो इम्पीडेंस भी उतना ही हो जाएगा, मतलब 1000/पाई ओम इतना होगा। बस अब करंट का एम्पलीट्यूड निकालना है, तो करंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा वोल्टेज का एम्पलीट्यूड अपन रास्ते का नेट इम्पीडेंस, तो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड तो अप्रोक्सीमेटली 300, अपन रास्ते का इम्पीडेंस कितना है 1000/पाई, तो ये कैंसिल हो गया ना, तो करंट का एम्पलीट्यूड कितना हो गया 3 पाई/10, जहाँ पाई को हम क्या लिख सकते हैं 3.14, तो कितना हो गया 942, और ये 10 का डिवाइड करेंगे तो 0.942, तो करंट का एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली 0.94, तो क्लोजेस्ट आंसर ये लिखेंगे। एक्चुअली ये वोल्टेज का एम्पलीट्यूड भी अप्रोक्सीमेटली 300 लिखा है, तो अपना आंसर भी अप्रोक्सीमेटली 0.94, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा।